असल में क्या, मैं नहीं समझा वहीदुल्ला यार। डिमांड फॉर मिल्क इज नेदर, मिल्क इज नेदर, अच्छा ये, अच्छा नेदर पर्टिकुलर इलास्टिक और नॉट इन इलास्टिक, सी है ना। तो वो कहते हैं इधर जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व, ये वाला जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड, ये ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, स्पेक्टेकुलरली इलास्टिक है ना, ये ना कंप्लीटली इस तरह है, ना कंप्लीटली इस तरह, बल्कि रिलेटिवली इलास्टिक है, बस ये क्लियर भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस गिरती है ना या इंक्रीज होती है तो थोड़ा बहुत डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक नहीं होगा कि यार अगर थोड़ी सी भी प्राइस गिर गई ना तो वो डिमांड में बूम आ जाएगा, इस तरह भी नहीं है। और इस तरह भी नहीं है कि बहुत सी प्राइस भी गिर जाए ना तब भी उसकी डिमांड में कोई इजाफा ना हो। तो इसका मतलब ये था कि ये इस तरह होगा, इलास्टिक होगा, ना कंप्लीटली इनइलास्टिक होगा और ना कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक होगा। सही है ना वहीदुल्ला? तो इसका मतलब ये था। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बफर स्टॉक स्कीम। अच्छा, इस तरह होता है ना बफर स्टॉक स्कीम कि गवर्नमेंट का, मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो प्राइस को स्टेबलाइज करे। इन प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन इन अप्स एंड डाउन्स ना हो, कि आज एक प्रोडक्ट एक प्राइस पे, कल उसकी प्राइस चेंज हो तो दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, उस दोनों तरफ से उसने प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करना होता है और कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर की भी एक्सप्लॉयटेशन हो और प्रोड्यूसर की भी एक्सप्लॉयटेशन हो। अब अगर हम देखें बफर स्टॉक स्कीम की डिफिनीशन, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ इतना। A measure that use commodity storage to purpose for stabilizing the prices in the market। ये हुकूमत के पास एक टूल्स होता है कि वो चीजों को स्टोर करे और जब मार्केट में उसकी जरूरत होगी तो मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यार, अगर आप गन्ने की का जो सीजन होता है ना, अगर आप देखें तो उस सीजन में गन्ना थोड़ा सा सस्ता होता है, मतलब जमींदार से वो जो मालिकान होते हैं, मिल के जो शुगर मिल के जो मालिकान होते हैं, वो सस्ते प्राइस पे वो ले लेते हैं, ठीक है। तो उन बेचारों ने तो पूरी साल की मेहनत की होती है जिसकी वजह से उनको पूरा रिवार्ड नहीं मिलता। अगर फॉर एग्जांपल आप इज्यूम कर ले कि मार्केट के अंदर गन्ने का सीजन चल रहा है और हम अगर अभी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं किया, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी होती, जस्ट इज्यूम दैट, तो हमारे पास मार्केट में ये प्राइस चलती कि मार्केट के अंदर डिमांड ये और सप्लाई ये, तो मार्केट के अंदर ये प्राइस चलती, ठीक है। और मजबूरन जो जिम्मेदार होते वो प्राइस, इसी प्राइस पे वो गन्ने को बेच देते। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट कि अगर मार्केट के अंदर ना गन्ने की थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई, ठीक है ना, तो प्राइस इधर पहुंच जाएगी, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये एक और प्राइस। लेकिन अगर आप देखें तो इधर प्रोड्यूसर की, गवर्नमेंट समझ रही है कि इधर प्रोड्यूसर की एक्सप्लोटेशन हो रही है, जो प्रोड्यूसर जो गन्ना प्रोड्यूस करे, जो जिम्मेदार गन्ने को प्रोड्यूस करे, उसकी एक्सप्लोटेशन हो रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उससे ना चीप प्राइस पे ना गन्ना लिया जा रहा है। क्यों ना हम उनसे ना इस मिनिमम प्राइस पे लें, या तो वो खुद इस मिनिमम प्राइस से लेगा या वो एक प्राइस सेट करेगा, रेगुलेट करेगा कि यार शुगर मालिकान से कहेगा कि कम से कम यार आप ना उसको ना इतना प्राइस पर टन दो। फॉर एग्जांपल वो लेते हैं, अगर आप मार्केट में ये डिमांड थी और ये सप्लाई थी तो उस टाइम पर टन गन्ने की कीमत ये थी, ठीक है। थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई तो 150 तक पहुंच जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि नहीं यार, हमने ना 200 रुपए पर टन गन्ना लेना है, जस्ट इज्यूम दैट, क्लियर। मिनिमम प्राइस कम से कम इतने होने चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर यानी जिम्मेदार की एक्सप्लोटेशन ना हो। अब हुकूमत क्या करेगी कि हुकूमत उससे ना गन्ना इस प्राइस पे लेगा, इस प्राइस पे, और इसको ना स्टोर कर लेगा। जब उसको स्टोर कर लेगा तो जमींदारों की एक्सप्लोटेशन नहीं होगी, वो खुशी खुशी घर चले जाएंगे। अब हुआ क्या कि वो सीजन खत्म हो गया, क्रशिंग का सीजन सब कुछ खत्म, लेकिन हुआ ये कि मार्केट में ना चिलने की किल्लत आ गई।
अब जब हुकूमत ने देख लिया कि यार अभी जो शुगर के मालिकान है वो चीनी को हाई प्राइस पे बेच रहे हैं और अब कंज्यूमर की एक्सप्लोटेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसको गन्ना हाई प्राइस पे मिल रहा है शुगर मालिकान को, और तो इसी वजह से वो हाई प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं शुगर की और चीनी की। तो वो जो उसने स्टोर किया होगा ना, स्टोर किया होगा, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, शुगर मालिकान को सस्ते दामों पे बेच देंगे कि यार आप ना शुगर सस्ते दामों पे या गन्ना लो हमसे, और इससे ना शुगर भी कम प्राइस पे बनाओ और कंज्यूमर को कम प्राइस पे चार्ज करो, ठीक है ना। तो इसी तरह ताकि प्राइस बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन या प्राइस बहुत ज्यादा अप ना चली जाए, ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। तो इसी प्रोसेस को, प्राइस को स्टेप बनाए, इधर हुकूमत ने उससे ना थोड़ा सा हाई प्राइस पे ले लिया, मतलब मिनिमम प्राइस पे, प्रोड्यूसर को एक्सप्लोटेशन से बचा दिया। जब चीनी की प्राइस बढ़ गई तो उन्होंने वही गन्ना ना कम प्राइस पे शुगर मालिकान को दे दिया ताकि चीनी की प्राइस गिर जाए और प्राइस बहुत अप ना चले, और उधर उसने कंज्यूमर को एक्सप्लोटेशन से बचा लिया। तो ये जो ये ड्यूरेशन है ना, ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक स्कीम। और बफर स्टॉक स्कीम वो सिस्टम होता है, वो टेक्निक्स गवर्नमेंट के पास होते हैं जिसके थ्रू वो प्राइस को स्टेबलाइज करते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इधर आप इसको ना इस तरह समझ लें, और हो सकता है कि वो पेपर में पूछ ले। अभी तक मेरे ख्याल से इसने इतना लंबा चौड़ा सवाल इसे नहीं दिया आपने। जी, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन? यार गवर्नमेंट प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखती यार वहीदुल्ला, उसका प्रॉफिट और लॉस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसने तो सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए काम करें, दे आर सर्विंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है ना भाई। वो तो गवर्नमेंट तो प्रॉफिट लॉस को नहीं देगी ना, उसने तो दोनों तरफ से अपने लोगों को बचाना है ना भाई। ही इज एक्टिंग लाइक एन एजेंट, ए मिडल मैन, सही है भाई। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे तो लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करना होगा। जी, और कोई भी, कोई खवातीन हजरात दोनों से पूछ रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था यहाँ से, ये आप फिर जरा देख लें। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है यार, कि बफर स्टॉक स्कीम का डिसएडवांटेजेस ये है कि उसको स्टोर करने में भी कास्ट, उसकी कास्ट रहेगी ना कहीं आप चीजों को स्टोर भी करोगे ना, फॉर एग्जांपल, दोबारा समझाता हूँ यार अली, ठीक है। तो चीजों को स्टोर भी तो करना होता है ना भाई, तो उस पर स्टोरेज कास्ट आएगी, गोदाम वगैरह का खर्चा, फिर उधर कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आएगी, कुछ ना कुछ उधर काम भी तो करेंगे ना, स्टोर कीपर होगा और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आएंगे। तो इसका नुकसान ये, यार मैंने कहा अपना अली कि भाई मैंने कहा कि जो बफर स्टॉक स्कीम होता है ना, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करती है। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब ये कि हुकूमत चाहती है कि प्राइस अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा ना हो। अब अगर मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो ये प्राइस होती, क्लियर। जब ये प्राइस होती तो कंज्यूमर वो अपने जो प्रोड्यूसर होंगे गन्ने के, उनसे ये प्राइस चार्ज करता है शुगर मालिकान, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी सी सप्लाई कम हो जाती तो डिमांड हुई तो ये प्राइस होती, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं यार, उससे हम ना कम से कम ये प्राइस आपने देनी होगी, या तो हम उनसे इन प्राइस पे ले लेंगे गन्ना, या वो खुद जो शुगर मालिकान है कम से कम उनको ये पेमेंट करनी होगी मिनिमम प्राइस। तो ये जो डिफरेंस है ना इस एरिया का और इस एरिया के दरमियान, इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक स्कीम। जब हुकूमत उसको ले लेंगे सस्ते दामों पे और बाद में फिर शुगर मालिकान को सस्ते दामों पे बेच देंगे ताकि वो शुगर की प्राइस हाई ना रखे, ठीक है ना। तो ये मैं खैर दोबारा लेक्चर शेयर भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं, दोबारा सुन लेना उधर से। अच्छा, अब कब दी थ्योरी, एक दो दफा एग्जामिनर ने इसको टेस्ट किया है, ठीक है जी। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कब भी मेरा ख्याल मकड़ी को कहते हैं, जोला भी बताऊंगा पुख्तों के वर्ड में, आई थिंक सो, ठीक है। अब कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि वो कह रहे हैं कि यार जो प्राइस की अप्स एंड जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, प्राइस की जो मूवमेंट होती रहती है, और जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचते हैं, जब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट जिधर एग्रीगेट डिमांड क्रॉस करे एग्रीगेट सप्लाई को, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं
तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमिन करेंगे, ये टाइम लेता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ टाइम पीरियड लेके मुख्तलिफ हालात से होके ना तब हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को समझा देता हूँ आपको इधर से थोड़ा पढ़ के। अब ये मूवमेंट की सप्लाई और उसकी जो अप एंड डाउन जो मूवमेंट होती है ना, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है ना, जो फ्लक्चुएशन होती है उसने कर्व थ्योरी के जरिए वो आपको समझा रहा है, ठीक है ना। वो ये थ्योरी आपको बताएगा कि ये प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है, प्राइस क्यों अप्स एंड डाउन्स, क्यों कभी ऊपर कभी नीचे, और खासकर एग्रीकल्चर गुड्स के सिचुएशन में उन्होंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों अप्स एंड प्राइस बहुत ज्यादा अप चली जाती है, कभी बहुत ज्यादा डाउन, तो हम कब थ्योरी के जरिए से वो समझेंगे, ठीक है। इधर वो कह रहा है कि ये जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं होता, बल्कि ये टाइम लेता है, और कुछ टाइम के बाद तब ये जाके ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा। इस तरह नहीं कि आप मार्केट के अंदर आप कहो कि यार ये मेरी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर, और ये मेरी फॉर एग्जांपल सप्लाई है, और ये मेरे, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा अचीव हुआ। वो कहते हैं इस तरह नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है मार्केट के अंदर। तो ये था उसका बैकग्राउंड। अब आप मैं समझाता हूँ इस डायग्राम को। देखिए उसने ना एक फार्मर किसान की मिसाल दी है, ठीक है जी, और वो उन्होंने आगे जाके ना काउस की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो उसके रेफरेंस से आपको समझा रहा है। वो कहते हैं कि यार एक किसान कह रहा है कि यार मैंने ना अगले बड़ी ईद पे ना ज्यादा जो काउ है ना वो बेचने हैं और प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हो क्या जाता है कि उनके साथ एक मिसहैपनिंग हो जाती है और कोई बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से उनके ज्यादातर काव जो होते हैं गाय वगैरह वो मर जाते हैं। क्लियर जी। अब होता क्या है मार्केट के अंदर कि अब वो सप्लाई कम करेगा, उन्होंने ना इधर से शुरू किया, ठीक है, कि वो सप्लाई कम करेगा, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। सो जब मार्केट के अंदर सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप चली जाएगी, और हमने कहा कि ये P1 प्राइस हो जाएगी। क्लियर जी। आई रिपीट कि मार्केट के अंदर काउ की सप्लाई कम हो गई और मार्केट के अंदर बड़ी ईद पे जो कि डिमांड ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई हो जाएगी, इधर कहीं प्राइस होगी ये। अब ये साल तो गुजर गया, अगले मार्केट में या अगले सीजन में या अगली ईद पे, मैं ईद की मिसाल देता हूं, उसने तो सोचा कि यार लास्ट टाइम जो ईद थी उधर तो सप्लाई कम थी डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस हाई, तो इस दफा वो कोशिश करते हैं कि मजीद वो जो है ना काव को गाय वगैरह को पाले, ठीक है ना, और मार्केट में उसकी सप्लाई करे। जब अगला साल आया तो उसने सप्लाई इस पॉइंट पे की, जबकि मार्केट के अंदर डिमांड ये थी, तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम तो प्राइस गिर जाएगी। क्लियर जी। अब हमने शुरू इस तरह किया और फिर इस तरह और फिर इस तरह। अब आगे आप फिर देखें, जब उसने देखा कि यार इस दफा तो प्राइस कम थी, तो वो कहता है यार अगले साल ना मैं ज्यादा गाय को पालने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यार इस दफा भी प्राइस कम थी तो क्यों पालू, इतनी मेहनत कर लूं, होता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वही कम प्राइस मिलती है, ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी। तो अब आप देखें, जब अगले साल तीसरा जो साल आया उसने सप्लाई कम की, ठीक है ना, जब सप्लाई कम की तो मार्केट के अंदर डिमांड ये, सप्लाई ये, तो प्राइस ये होगी, फिर प्राइस अब चली गई, और इसी तरह वो सोचता जाएगा और इसी तरह ये होता जाएगा, इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह, और आखिर में ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसको वो कहता है कब वक्त थ्योरी, ठीक है। वो कब वक्त थ्योरी, आई रिपीट, कि वो कहता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इतना आसानी से अचीव नहीं होता, बल्कि एक टाइम लेता है और एक पीरियड से होकर गुजरता है, तब ये पॉइंट हमें अचीव होता रहता है। और नॉर्मली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसकी एप्लीकेशन की कोशिश की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्राइस अप्स एंड डाउन्स क्यों होती हैं, और उसने फिर कब्यू थ्योरी की। तो ये थी कब्यू थ्योरी। एक दफा एग्जामिनर ने ये भी पूछा है तो आप फिर ये भी देख लें। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आप पूछे शाबाश कब्यू थ्योरी के लिहाज से।
जी बाकी शाबाश सिकरत बाकी तो 7 से 8 मार्क्स तक वो पूछेगा आपसे। जी अली, अबू बकर, जी बच्चे। क्लियर है सर। बाकी भी जवाब दे दें यार, ठीक है। हफ्सा शाबाश बच्चे शाबाश। एक तो आपने लेट ज्वाइन किया, आप कहते हैं रिव्यू दे दो भाई। लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा ना हारिस, इसलिए भी मैं लेक्चर शेयर करूँ ताकि हम लोग को बाद में तकलीफ ना हो, ठीक है। अच्छा अब इसके इम्पोर्टेंट जरा देख ले, लेकिन इसके ये क्रिटिक्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, फिर ये क्रिटिक्स भी लिख लेना। अच्छा ये जो थ्योरी है ना, ये इस असम्पशन पे बेस करती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस पे। जिस तरह हमने देखा कि यार अगर इस साल सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो आप अगले साल भी जो होगी ना वो प्राइस हाई होगी, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस हाई होगी। इसी बेस पे कहते हैं ये असम्पशन ठीक नहीं है, क्योंकि आज आप बैठकर फ्यूचर्स की प्राइस को एक्सपेक्ट करो कि आज प्राइस ज्यादा है तो आप कहते हो कि यार फ्यूचर में भी प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो थ्योरी है ना, ये वो कहते हैं ये सही नहीं है। इसकी क्रिटिसिज्म में कि आप ये इज्यूम कर लेते हो कि यार इस साल प्राइस हाई थी तो अगले साल भी, यार अगर आपको याद हो तो 2018-19 में वो बिल्कुल जानवर गायब ही थे बड़े ईद पे, तो अगले लोगों ने कहा कि यार अगले साल हम भी फरोख्त करेंगे ताकि हमें फायदा हो, लेकिन अगले साल उसकी सप्लाई और ज्यादा होगी और प्राइस उस लेवल पे नहीं थी जिस पिछले साल थी, ठीक है ना। तो ये अगर हम ये इज्यूम करते हैं कि यार आज भी प्राइस हाई है और अगले साल भी प्राइस हाई होगी, तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है, ये बात गलत है, ठीक है। तो ये भी जरा आप इंशाल्लाह देख ले, बस सिर्फ इस डायग्राम को समझिए, ठीक है ना, और साथ ये क्रिटिसिज्म को समझिए। तो क्रिटिसिज्म में कोई कंफ्यूजन? जी जी। अच्छा अभी आप कलम कागज ले और कैलकुलेटर भी अपने सामने रख ले। हम पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो साथ साथ हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। अच्छा ये जो मैं पहले ऑब्जेक्टिव कराता हूँ आपको यार। नहीं 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 सुलेमान, जरूरी नहीं है अभी सुलेमान। अभी चूंकि हम ऑनलाइन पे जा रहे हैं, एग्जाम हमारे भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर लास्ट पेपर उठा लो लास्ट अटेम्प्ट का, तो एग्जाम देने डायग्राम आपको बने बनाए दिए हुए हैं, उसको पता है कि यार वर्ड में डायग्राम ड्रा करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसने आपको ना वो जे कर्व के और वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बने बनाए डायग्राम दिए, उसने कहा यार ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। जिस टाइम हम पेपर दे देते उस टाइम हमसे वो ड्रा कर देते हैं, लेकिन अभी अक्सर एग्जामिनर आपको बना बनाया डायग्राम दे देता है, उसके कहता है यार ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वर्ड में आपसे फिर वो डायग्राम बनते जाएंगे। क्लियर भाई, तो सर जरूरी है। नेसेसरी तो नहीं है ना कि हमारा पेपर एमएस वर्ड पे हो, हमारा पेपर फिजिकल भी हो सकते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड तो नहीं है। देखो मैं सो इन दैट केस वो उस फिर टाइम हमें वो फिर पूछेगा, वो फिर आप बनाओगे। अगर वो आपसे पूछे, मैं बताता हूँ आप सलेमान भाई, आप बताता हूँ मैं। अब हम जिस कंडीशन में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा 3-4 सालों में अल्लाह करे कि फिजिकल हो, फिजिकल बड़े फिजिबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जिस कंडीशन में हम है तो तकरीबन 2-3 साल इसको रिकवर करने में हमें लगेंगे, ठीक है। जिस तरह से सिचुएशन हो जा रही है, तो अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो, क्योंकि मैं खुद फिजिकल, लेकिन मजबूरी मुझे भी अब वर्ड्स की स्पीडिंग वगैरह वो मैं कर रहा हूँ, अपने लिए नया लैपटॉप ले लिया और क्या क्या, ठीक है ना। तो मुझे भी 60-70 हज़ार का टच का लग गया है अभी। तो अगर वो आपसे पूछे कि यार एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो भी आपने फिर डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार अगर आप टेबल के बगैर, अगर वो टेबल आपसे ना मांगे टेबल और आप टेबल के बगैर डायग्राम बना सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर आप टेबल के बगैर डायग्राम नहीं, तो फिर आपको मजबूरन टेबल बनाना पड़ेगा, उस पर भी टाइम लगेगा। तो अगर वो
पूछे आपसे कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो फिर बनाना पड़ेगा। अगर वो ना पूछे तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है और या मार्क्स कम है तो फिर ना बनाए। ठीक है ना सुलेमान? तो अगर अभी सवाल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। मैं कहूँगा किधर जरूरी है किधर जरूरी नहीं है। अब हम आ जाते हैं, ये मेरे पास है ना पास्ट पेपर आप होगा 2015 का। ठीक है सुलेमान, इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन जहां वो स्पेसिफिकली पूछे आपसे तो फिर उधर उधर बनाना पड़ेगा, उसके फिर उस मार्क्स होंगे आपके। और जिधर वो ना पूछे और मार्क्स भी कम हो, टाइम भी आपका ज्यादा लगता है डायग्राम बनाने में, तो बस फिर चटाचट लिख ना लो। सर, आई मीन टू से कि इसमें हमारे पास कोई सिलेक्टिव है कि सिलेक्टिव डायग्राम्स करें, यानी हमें हर टॉपिक के साथ डायग्राम करनी होगी, मतलब अगर हम प्रिपेयर प्रिपेयर करें पेपर के लिए जी जी उस जी। पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा तो उस उस टाइम पॉइंट। हमें हर टॉपिक के साथ डायग्राम करनी पड़ेगी। यार अगर फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड है उसका तो आसान है, लेकिन चैप्टर 5 में जब हम पढ़ेंगे ना, चैप्टर 5 में इंशाल्लाह, तो उधर फिर आपने हर डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा क्रिटिकली है ना, चैप्टर 5 परफेक्ट कंपटीशन और ये चीजें, तो उधर फिर बनानी पड़ेगी। इधर लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई का तो आसान है, इलास्टिसिटी में है ही नहीं, चैप्टर 1 में भी नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मॉड्यूलिटी में सिर्फ एक ही डायग्राम है कि दो डायग्राम है उधर, और इंडिफरेंस कर में फिर उधर थोड़े ज्यादा हैं, तो उधर थोड़े से सीखने पड़ेंगे, आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई में कौन सा डायग्राम, इलास्टिसिटी में, बाकी चीजों में है भी नहीं। ठीक है ना, तो जिधर फोकस मैं आपको बता दूंगा कि शायद जिस डायग्राम पे आपने फोकस ज्यादा करना है। सही है भाई, तो मैं इंशाल्लाह अब वो जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम बनाया था, अब वो इंपॉर्टेंट है वो, उस पर थोड़ा आपने इसलिए फोकस करना है कि वो आपसे पूछेगा, वो या तो आपको बनाया डायग्राम दे देगा, आपको कैसे एक्सप्लेन कर लो, तो इतना तो आपको फिर पता होना चाहिए ना कि यार मतलब ये डायग्राम किस चीज का है। या अगर वो आपसे कहेगा हेल्प ऑफ डायग्राम, तो बना लो कन के, इसमें कुछ क्या नहीं, उसमें सिर्फ एक ही डायग्राम, इतने मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम नहीं है इतने ज्यादा, माइक्रो में ज्यादा है, माइक्रो में सिर्फ चैप्टर 5 में ज्यादा है, चैप्टर 4 और 5 में थोड़े ज्यादा है बस। तो उस पे थोड़ा आपने फोकस करना होगा, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा बनाने में। क्लियर भाई? तो इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा ये एक सवाल है ना, ये है भाई मेरे देखे आप मार्क्स को 4 4 8 8 11, ये अब ना आया है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो इस पे ना आप घर में प्रैक्टिस करें, आप ना इस पे वो कर ले, थोड़ी सी ट्राइयां मार ले। अगर नहीं हुआ, वैसे आप मार ले ट्राइयां, अगर नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा करवा दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा कर ले कि आपको पता लगे। तो ये सवाल थोड़ा सा आप क्रॉस इलास्टिसिटी मैं हैंड्स दे रहा हूँ, इसको ना आप लोगों ने करना है। ठीक है भाई, ये सर आसिफ की किताब में भी है, और ये पास पेपर अगर आप देख लें सितंबर 2015, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने करना है। ठीक है, 11 मार्क्स से देखें आप, आसान है, वही क्रॉस इलास्टिसिटी और फार्मूले सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट वाला। और फिर बी पार्ट में कहते हैं कि क्यों फर्म्स को जरूरत होती है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की। तो फर्म्स को मैं बता रहा हूँ कि इसलिए जरूरत होती है कि उसको पता लगे कि प्रोडक्ट हमारे कंप्लीमेंट प्रोडक्ट्स है कि प्रोडक्ट हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट के लिए उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, और कंप्लीमेंट के लिए उसके अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ताकि वो फ्यूचर के लिए वो प्लान कर ले। तो ये हो जाएगा ना भाई, ये सवाल कर लेंगे ना आप लोग? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगा, या मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में सोल्यूशन शेयर करके ना, जब आप सॉल्व कर लोगे तो मैं ग्रुप में सोल्यूशन शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो आप उसके साथ मैच करते जाए, या मैं फिजिकली इधर क्लास में सॉल्व कर लूंगा कि किस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बाकी तो करते जाएंगे, टेंशन ना लो। अब ये जरा पढ़ ले भाई मेरे, ये जरा ऑब्जेक्टिव जरा भाई लोग, आपसे ना रिक्वेस्ट है कि आप जरा इसको ना पढ़ लें। ये वाला इसमें ये वाला प्राइस वाला, जो वो है ना, जरा इग्नोर कर दे, ये प्राइस वाला जो है ना, प्राइस एंड प्राइस जरा इग्नोर कर दे, फिर जवाब दे दे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या है। फिर इधर से पढ़े, इनकम car is said to be demand for car decreases when their prices increases, however demand may also decreases when income of consumer decreases. Income elasticity of car are said to be which one? जी सुलेमान, समद,
जी बाकी शायद बी इलास्टिक तो है, इकरा है इलास्टिक, तो ए में भी इलास्टिक है, बी में भी इलास्टिक है। मैंने इस टाइप से कहा कि अभी इस पॉइंट को थोड़ा आप इग्नोर कर दें, पॉजिटिव इलास्टिक, ठीक जी। हारिस ए वाली दे। सर इलास्टिक दिखाना सर, यो इंक्रीज की बिल डिक्रीज की सर, और नेगेटिव से करे छे डिमांड कमी की सर। मतलब तो ये जो प्राइस है ना, इसको अभी इग्नोर कर दे आप। ये प्राइस, ये दो वर्ड्स आप इग्नोर कर दें। इनकम रेशियो डिमांड इज, हारिस से आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि ये प्राइस से भी ना पड़े, प्राइस एंड ना पड़े, ये दो वर्ड्स अभी आप ना उसको ना डिलीट कर दे फॉर टाइम बीइंग। मैं बताता हूँ आपको, बी सही आंसर है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और एग्जामिनर ने इस आंसर को अभी तक अंडर रिव्यू किया कि प्राइस एंड, अगर हम सिर्फ ये प्राइस को एंड को हज़फ करते तो फिर तो हमारे पास बी ठीक आता है, ठीक है। वो तो हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल गुड्स हो जहां प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हो और साथ डिमांड निकले तो इलास्टिक, ठीक है ना। और अगर प्राइस सॉरी इनकम इंक्रीज हो रही है और डिमांड निकले तो वो फिर हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव। ये तो आप सही समझे। लेकिन अगर प्राइस एंड इनकम इलास्टिक डिमांड जो है ना, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट देखें तो ये इनकम इलास्टिसिटी में है। प्राइस इलास्टिसिटी में इस तरह कोई कंसेप्ट हमने नहीं देखा और ना ही पढ़ा हमने, ठीक है जी। अब चूंकि उसने प्राइस और इनकम दिया था ना, तो फिर एग्जामिनर ने, अगर आप उसके आंसर को देखो ना, अभी तक अंडर रिव्यूड है। तो अगर किसी बच्चे ने ये नेगेटिव भी लिखा था ना, क्योंकि प्राइस और डिमांड का उधर नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो अगर वो इस नजर से देखा तो उसका भी जवाब सही था। और अगर आप इस नजर से भी देखते कि इनकम की नजर से, तो तब भी जवाब सही है। लेकिन फिर उसने ना वो आंसर को रिमूव किया, उसको अंडर रिव्यू है। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इलास्टिक का कंसेप्ट हम इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, आई थिंक कि इधर कभी आई के भी मार देता है, या इस तरह कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की नजर से देखें तो हमारे पास फिर ये सही जवाब आ रहा था। क्लियर? तो बी सही है, क्योंकि पॉजिटिव, अगर लॉजिकली आप देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलास्टिसिटी का कंसेप्ट जो है ना, वो हमने सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ा था। तो अगर किसी बच्चे ने ए भी टिक किया था, वो अगर वो प्राइस को देखता कि प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव इलास्टिक, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट हमने प्राइस इलास्टिसिटी के रेफरेंस से नहीं पढ़ता, बल्कि इनकम इलास्टिसिटी के रेफरेंस से हमने पढ़ा। तो इसलिए मेरे लिहाज से बी सही है। अभी समझ आ गई ना भाई? तो इसमें इन्होंने यार थोड़ी सी ये ब्लंडर मारी थी, कभी कभी हो जाता है, वो भी इंसान है हमारी तरह, ठीक है भाई। सर उनसे एक ऑप्शन रह गया है सर, बोथ ए एंड बी। हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बी सही है, क्योंकि देखो हारिस, जो कंसेप्ट है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो इनकम इलास्टिसिटी में, वो उसमें नहीं है भाई। अब मेरी बात समझ गए ना भाई? इसलिए यस सर। मैं दूसरा पास पेपर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब ये अपना है सितंबर 2011 का, मतलब 10 साल पहले। जरा भाई ये सवाल जरा पढ़ ले, ये सॉल्व कर दे शाबाश, एक आधा मिनट ले, शाबाश शाबाश। भाई ये जरा सॉल्व कर दे जल्दी जल्दी, शाबाश।